गुड ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप सैम्पल पेपर देखें तो उसमें इस चैप्टर से 8 एमसीक्यूज डाले गए हैं। किसी भी टॉपिक के लिए 8% का वेटेज कम नहीं होता। जब मैं ये टॉपिक सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को पढ़ाया करता था, जैसे कि आपको पता है कि पहले ये फाइनल था, तो वहां पर एग्जाम में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हमेशा ही 12 नंबर 16 नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 12 नंबर का या 16 नंबर का, इसको मौका दे तो 20 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछा गया। और 12 या 16 नंबर का मतलब समझते हो आप कि लेंथी क्वेश्चन और वैरायटी बहुत ज्यादा थी। तो बच्चे को 12 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं आता तो फिर 12 16 नंबर गए, वो अटेम्प्ट कर पाए। मुझे बहुत प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी और ये टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंस से देखो तो मुझे 12 12 13 13 क्लासेस लग जाया करती थी इस टॉपिक को खत्म करना। लेकिन एमसीक्यू पैटर्न आने से अगर किसी टॉपिक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो ये टॉपिक बच्चों के लिए फायदा हुआ है ना। लेकिन इस चैप्टर का वेटेज या कहें कि इस चैप्टर का जो एक स्ट्रेंथ था, एक डिफिकल्टी लेवल था, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। क्योंकि अब सारे क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सपोर्ट नहीं सॉल्व करने, बड़े बड़े क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करके, आने नहीं वैसे क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारी अप्रोच या उसके बदले अब क्या करना है, अब हमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हर कॉन्सेप्ट का एक रैशनल है, एक लॉजिक है, हमें और स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि आपने देखा ही है, मैं कभी भी ग्रामीण पर बिलीव नहीं करता हूं। मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि विद लॉजिकल रीजनिंग, विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर उसके पीछे क्या विजडम है उसको दिमाग में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करूं। वो हम पहले भी करते थे, लेकिन अब हमारा जो फोकस है अब वो रहेगा एक एक नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अब हमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बिटवीन द लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक में रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, हम इस टॉपिक में करेंगे क्या? इस टॉपिक में हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे कि ना खरीदे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे कि ना खरीदे, फर्नीचर फैक्ट्री लगाए कि ना लगाए, ये सब डिसीजन लेंगे हम। अगर आईआरसीटीसी, अब तो वो भी लिस्टेड है, इंडियन रेलवेज अगर एक नई ट्रेन के लॉन्च करती है, जैसे अभी देखा आपने वंदे भारत लॉन्च करी उन्होंने, जो दिल्ली से कटरा तक जाएगी, सुबह 6 बजे चलती है, दिन में 2 बजे पहुंचा देगी, 8 घंटे में सफर पूरा कर देगी। जो दिल्ली से 12 घंटे लगते हैं वो 8 घंटे पूरा कर देगी। ये ट्रेन को लॉन्च करना उनके लिए कैपिटल एक्सपेंस है। एयरलाइंस इंडिगो या स्पाइस जेट अगर नया प्लेन लॉन्च करती है तो ये उनके लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब टाटा ने नैनो का प्लांट लगाया शुरुआत में, तो वो उनके लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन था। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 5G के प्लानिंग अगर करने शुरू कर दिया उन्होंने, मान लो 5G लॉन्च करने के लिए, और उसके लिए पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टॉवर लगाने पड़ेंगे और जो उसके लिए वायरिंग वगैरह सब कुछ जो भी चाहिए वो सब करना पड़ेगा, लाइन बिछानी पड़ेगी, टॉवर लगाने पड़ेंगे, वो सब कैपिटल बजटिंग। और अगर मैं कहूं तो लेमेट्री यूटेल्स अगर एक नया होटल खोलना चाहती है तो वो उसके लिए कैपिटल बजटिंग। पेटीएम अगर एक रियल बैंक खोलना चाहे, अभी तो वो ऑनलाइन है, अगर मान लो वो बैंक खोलना चाह रही है तो वो जो बैंक खोलने का डिसीजन है वो कौन सा है, वो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी डिसीजन जो आपको लंबे समय के लिए बांध देगा, ऐसा कोई भी डिसीजन जो आपको लंबे समय के लिए अफेक्ट कर देगा, ऐसे डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, शॉर्ट टर्म डिसीजन भी होते हैं। जब हमने डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा तो क्रेडिट पॉलिसी को छेड़ना एक शॉर्ट टर्म डिसीजन था। जब हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ा तो इन्वेंटरी के साथ छेड़खानी करना, स्टॉक ज्यादा करना कम करना, ये एक शॉर्ट टर्म डिसीजन था। लेकिन आज हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल नहीं, फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट पर बात कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जैसे कि कई बार मैं बात बोल चुका हूं, एसेट साइड पर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का नहीं, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। और ये अगर गलत हो गया तो आपकी कंपीट करने की, बिजनेस करने की कैपेसिटी को ही खत्म कर देगा। अगर ये गलत हो गया तो सोचो, आपने पूरा पैसा लगा के एक जगह फैक्ट्री लगा दी और बाद में पता लगा हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वही गलत है। क्या कर दिया आपने? आप शायद वापस से अपना बिजनेस खड़ा ही ना कर पाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा डिसीजन है, अगर गलत हो गया तो आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस होगा। कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स करना मुश्किल है। इरिवर्सिबल डिसीजन रिवर्स कर दोगे ना तो बड़ी कॉस्ट पे रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं आपको। पता हो जब टाटा मोटर्स ने पहले प्लांट लगाया नैनो का तो पहले बंगाल में लगाया था, पता आपको? पहले बंगाल में लगा, लेकिन फिर बड़े सारे इशूज थे, फार्मर्स के लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल हो गए, एनवायरमेंट हो गए, बहुत सारे डिसीजन हुए, बहुत सारे वहां पे बहुत प्रॉब्लम रही। अल्टीमेटली टाटा को विड्रॉ करना पड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विड्रॉ किया। वो टाटा थे जो झेल गए, वो रीलोकेशन को झेल गए। और कह सकते हो कि उस टाइम टाइमली हेल्प नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम वो गुजरात के सीएम थे। जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, हमने चाहते ज्यादा कोई इशू हो, तो उसी वक्त मोदी जी का टाटा जी के पास एक एसएमएस आता है, सुस्वागतम, कि आप हमारे यहाँ पर आइए, आपको वहां पे नहीं मिल पा रहा तो हमारे यहाँ पर आइए। तो आप ये समझो, वो इतना बड़ा डिसीजन था और वो गलत हो गया। मेरी बात समझ सुना, वो गलत हुआ और उसकी वजह से नैनो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। नैनो के लिए क्या बोलते थे? 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी। क्या कभी 1 लाख की बन पाई? वो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहां से वहां शिफ्ट करना, अरे इतना बड़ा प्लांट लगा दिया तुमने, पता नहीं कितने क्लियरेंसेस, कितना लैंड, कितना वहां पर मशीनरी का इंस्टॉलेशन, सब डिसमेंटल करके किसी और से जाना कोई आसान बात है? रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला कि हमें बहुत महंगा पड़ गया, बहुत हमें हमारे जो फाइनेंशियल से बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुए इस पर्टिकुलर चीज से। और टाटा नैनो कभी भी 1 लाख तक तो गाड़ी बिक नहीं पाई, 1.5 लाख 1.2 लाख यही रही था। और वो मेन रीजन क्या था? कॉस्ट ही उनका बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। उसके बाद हालांकि नैनो के साथ बड़े सारे इशूज रहे जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अब तो ऑलमोस्ट अब बड़ी समझो आप। लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ऐसे डिसीजन है जो आपको पूरी तरीके से अफेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बोलूं तो हम भी बड़े सारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। आपका 12th के बाद सीएस ज्वाइन करना, सीए भी तो कर सकते थे, एलएलबी भी कर सकते थे, एमबीए भी कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। हालांकि एमबीए तो ग्रेजुएशन के बाद होता, लेकिन सीएस की तरफ आना दैट इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सोचो ना, आप जिंदगी भर सीएस चलाओ, अरे एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है ना किसी प्रोफेशन के साथ, जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन भी ले रहे हो आप, अगले सेशन में एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है,
ये शॉर्ट टर्म, ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन है नहीं, लेकिन सीएस ज्वाइन करना ये कैपिटल आपको आगे भी जाके कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना। जब क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आप जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे या कोई बिजनेस करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैंने क्वालिफिकेशन लेने के बाद जॉब नहीं किया, टीचिंग की, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं अगर आज टीचिंग छोड़ के वापस जॉब में जाना चाहूँ, बहुत नुकसान है। नुकसान क्या, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं होगा प्रैक्टिकली। इट्स वेल, टीचिंग का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काउंट ही नहीं करते हो। भले ही नॉलेज मेरी जैसी मर्जी हो सकता है कि मेरे थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं, बट मान के चलो कि अगर मैं टीचिंग से वापस किसी और चीज में जाता हूं तो मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना बड़ा डिसीजन, रिवर्स तो हो जाएगा लेकिन कॉस्ट में रिवर्स होगा। और यही सोचो मैं 10 साल से जॉब कर रहा था और जॉब ही करता रहा, तो वो पैकेज आज 40-50 लाख तक पहुंच जाता। तो एनुअल पैकेज 30-35 साल तक आराम से पहुंच जाता अगर आप डेडिकेशन से परफॉर्मेंस वाइज मेहनत करो। जब ये बातें बड़ी ध्यान देने वाली है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज पूरे कंज्यूम कर देता है, आपको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट कर सकता है, आप वापस बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस कैपेसिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसका डिसीजन सही होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात बताओ, ये सही होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में डिसीजन लेने के बाद सोचो कि पहले सोचो? पहले सोचना चाहिए मैं ये डिसीजन लेने वाला हूं, तो ये एनालिसिस की ये डिसीजन लूं कि ना लूं, पहले करना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग में हम बेसिकली यही डिसाइड कर रहे हैं कि जो मैं ये प्लान सोच रहा हूं, जो मैं ये एक नया होटल खोलने की सोच रहा हूं, या फिर मैं नया एक ट्रेन लॉन्च करने की सोच रहे हैं, या नया प्लेन खरीदने की सोच रहे हैं, ये करें कि ना करें और कब करें, कैसे करें, इन सबका एनालिसिस मुझे पहले ही करना है, बिकॉज ये ऐसे डिसीजन हैं जो लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं और बातें भी करूंगा आपके साथ, पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं। आइए लिखिएगा। Capital budgeting involves the process of decision making with regard to investment in fixed assets. Fixed assets के लिए कई बार वो टर्म यूज करेगा लॉन्ग टर्म एसेट्स, कई बार वो टर्म यूज करेगा कैपिटल प्रोजेक्ट, कैपिटल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखना इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग, प्लांट, जरूरी नहीं है परचेज, हम रिप्लेसमेंट के लिए भी, ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट के लिए भी तो परचेज ही करना पड़ेगा, पर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, नया नहीं खरीद रहे, रिप्लेस करना चाहते हैं। हमारा ये विजुअलाइजर मान लो खराब हो गया, एग्जांपल ले लो, मान लो ये विजुअलाइजर खराब, अब इसको बदलना भी कोई कैपिटल की फिक्स्ड एसेट नहीं, कैमरा चेंज करना है, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट भी करनी है, एक बार कभी ना कभी तो एसेट पूरा होगा। सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री, हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो जब हम ना अकाउंट्स में हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट पर है, वहां पर पढ़ेंगे हम देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हम एक इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर देते हैं। सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत रिसर्च करके एक दवाई का आविष्कार कर दिया, कैंसर बनाने की, कैंसर को क्योर करने की मेडिसिन तैयार कर दी। अब इसके लिए रिसर्च करनी पड़ी, और रिसर्च करने के बाद उस दवाई को बनाने का फॉर्मूला जो है, जो उसका फॉर्मूला है, उसको क्रिएट करने में बहुत वक्त लगा। एक पेटेंट हमने क्रिएट कर दिया बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, वो एक इंटेंजिबल एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा क्या होता है? क्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये बातें हम वैसे अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, बट हाँ ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बिकॉज इससे इंटेंजिबल एसेट बनता है, इसलिए लिखो such investments produce benefits over longer period of time. ठीक है, इसके बाद देखना इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर पढ़ने के पीछे क्या बात क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, क्यों है ये कैपिटल के लिए, कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स्ड एसेट के लिए हम इतना सोचेंगे, क्यों सोचेंगे इतना? बिकॉज इसके इंप्लीकेशन बहुत लंबे हैं, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। टाटा वालों ने जब गुजरात में प्लांट लगाया वापस से 2000 करोड़ रुपए लग गए, तब तो 2008 की बात है, आज भी लगेगा, आज और महंगा होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। मुकेश अंबानी ने 4G के लिए इन्वेस्टमेंट 2-2.5 लाख करोड़ का कर दिया, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास। छोटी मोटी बात है क्या?
4G की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बच्चे का 2.5 लाख नहीं है, ज्यादा है। देखो अलग अलग ना न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। कोई कहता है 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करिए, कोई कहता है 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करिए, कोई कहता है 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करिए। तो अलग अलग बातें हैं। बाकी जो भी है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। ये जानने वाली बात यह है कि इट्स कैपिटल बचने के गलत हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। बैंकरप्ट तक कर देगा आपको अगर गलत डिसीजन हो गया तो। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है ना, वो उन्होंने एक्चुअल में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3 लाख करोड़ का किया कि 3.5 लाख करोड़ का किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो ठीक है एक नंबर है, लेकिन ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, बहुत बड़ा फंड आपका इन्वॉल्व हो गया, बहुत कुछ स्टेक पे चला गया, सारे के सारे पैसे लगा दिए आपने कहीं ना कहीं, और अगर गलत हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि स्टेक पे बहुत ज्यादा अमाउंट है। इसलिए बोल रहे थे कि ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। इरिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि रिवर्स हो ही नहीं सकता, रिवर्स तो हो जाएगा लेकिन कॉस्ट पर होगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी की नहीं मिल पाएगी जितनी की आप लेके आए। ठीक है, आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद लाए, शोरूम के बाहर निकाल दी, 10 लाख की गाड़ी निकाल दी, आपके लिए कैपिटल बच गया ना। अब रिवर्स करना चाहते हो, अरे यार गलत गाड़ी खरीदी, अब बेचोगे ना तो नहीं बिकेगी, 10 लाख की नहीं बिकेगी, टूट गया 1 लाख रुपए। ठीक है, मान लो 9 लाख रुपए की बिकी सपोज, अब कुछ ही दिनों के अंदर 10% पैसे कम हो गए आपके, तो कम थोड़ी होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, आइए बदलो पेज बदलो। अब आप हेडिंग डालना टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब जो ये टेक्निक्स है हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स को हम शॉर्ट में ना नॉन डीसीएफ भी बोलते हैं, नॉन डीसीएफ टेक्निक्स। और यहां पे लिखेगा मॉडर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का मतलब डीसीएफ टेक्निक्स। ये सब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इसके नीचे लिखेगा, इसके दो क्लासिफिकेशन फर्दर होते हैं। एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम शॉर्ट में एआरआर भी कह देंगे। फिर है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड मेथड। उसके बाद यहां पे लिखना नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जिसको हम एनपीवी मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा लिखना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ब्रैकेट में शॉर्ट है पीआई, और इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और भी है, तीसरी भी है, और वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। ठीक है, तो टोटल 5 टेक्निक्स हैं। मैं हालांकि आपको 6 करवाऊंगा, पर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये 5 टेक्निक्स हैं। ठीक, ये टेक्निक्स क्या है, क्या करेंगे, क्या बताएंगे ये टेक्निक्स। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या बताएंगे ये टेक्निक्स। इसमें 2 है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड। फिर ये मॉडर्न में 3 है। मैं हालांकि मॉडर्न की 4 करवाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करते वक्त, क्योंकि
फिफ्टी इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले हुए हैं चौथी बारी पर, लेकिन उसको नाम से नहीं पुकारा। ठीक है, अब ये टेक्निक्स क्या है और क्या बताएंगे? देखो, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर फिक्स एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स आते हैं। इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और इसके लिए सेपरेट चैप्टर भी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट। अभी एक टॉपिक हमारा है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, राइट? जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये वाली इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं फिक्स एसेट को लेकर। ठीक, अब ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका एनालिसिस हम करेंगे। और ये एनालिसिस करने के लिए ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। मतलब हर एक टेक्निक का अपना अपना एक एडवांटेज है, हर एक टेक्निक का अपना अपना डिसएडवांटेज है। हमें हर टेक्निक को देखना है और फिर बाद में हम ये हिसाब लगाएंगे, बाद में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इन सब में से सुपीरियर कौन सी है। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स क्या बता रही हैं? ये सारी टेक्निक्स बताएंगी कि आपको पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास चार ऑप्शन है, भाई मान लो कि मुझे कैमरा खरीदना है रिकॉर्डिंग के लिए, बच्चों के लिए विजुअलाइजर खरीदना है। अब मेरे पास चार ऑप्शन है कि कंपनी ए का खरीदूं, कंपनी बी का खरीदूं, कंपनी सी का खरीदूं। मैंने सोच लिया है कि होटल तो खोलना ही खोलना है। अब कहां पे खोलूं? शिमला में खोलूं, नैनीताल में खोलूं, कुर्ग में खोलूं, केरला में खोलूं, कहां पे खोलूं? ये तो चार ऑप्शन होंगे, तो मैं जहां पे रिटर्न ज्यादा दिखेगा वहीं करूंगा। अब ये सारी की सारी जो अप्रोचेस हैं, ये आपको ये हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। हम पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर फोकस करेंगे, फिर पेबैक पीरियड पर, फिर एनपीवी पर, फिर बीआई पर, फिर आईआरआर पर, और कह सकते हो कि हमारे 5 कॉन्सेप्ट तो सीरीज पे यही दिख रहे हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं और इन सबको डिस्कस करने के लिए मुझे आपके साथ पहले एक स्टेटमेंट डिस्कस करनी पड़ेगी, जिसे मैं बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपको याद होगा हमने लेवरेजेस करते वक्त, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते वक्त या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर करते वक्त एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, याद है? सेल्स में से बीसी को माइनस किया था, कंट्रीब्यूशन आया था, माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आया था, माइनस इंक्लोज ईबीडी आया था। ये सब हमने इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया था सबको। यहां पर स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम यहां के डिसीजंस को एनालाइज कर पाए उस तरीके से बनेगी। तो एक स्टेटमेंट की मदद लेके यहां पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, उसको नोट कर लो, फिर मैं पेज रहा हूं बदल, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिखने के लिए। देखिए, चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसके ब्रैकेट में लिखेगा एस्टिमेटेड, पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, सेल्स minus all costs except depreciation. Profit before depreciation. Minus depreciation. Profit before tax. Minus tax. Profit after tax. ठीक है, इसको नोट कीजिए ऑफिस। इस चैप्टर में ये स्टेटमेंट बनेगी। चलिए लिखें, आगे बात करें।